तो देखो बेटा, कांटेक्ट फोर्स जो हमारा है ना, इस कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलते हैं? कहते हैं क्या बेटा? कहोगे रिजल्टेंट ऑफ all the forces, resultant of all the forces due to कांटेक्ट, है ना बच्चा? दो सरफेस में कांटेक्ट हो बेटा, और उस कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स लगे, जो कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगे बेटा, है ना, इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। समझा बेटा? कांटेक्ट की वजह से कौन कौन सा फोर्स लगता है बेटा? एक तो नॉर्मल लगता है और एक फ्रिक्शन लगता है ना बच्चा? आगे देखो, अब मैंने कहा बेटा द एंगल formed between contact force and normal is called angle of friction। समझा बेटा? उसे क्या कहोगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहोगे। ठीक है बेटा? कांटेक्ट फोर्स का मैं लिखा सिंबल FC, और इसको लिखा मैंने बेटा सिंबल लैम्डा। तो देखो बेटा, मान लो अगर किसी एक सरफेस पे कोई एक बॉडी रखा हो बेटा, है ना, इस बॉडी को ऐसे फोर्स लगा कर खींचो। अगर इस बॉडी को बेटा ऐसे खींचोगे तो सब लोग जानते हो ना बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से पीछे आएगा। बोलो बेटा, फ्रिक्शन आएगा यहाँ से पीछे, है ना बेटा? और सरफेस पे यहां से आएगा बेटा, यू आएगा नॉर्मल, है ना? तो देखो बेटा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल होगा बेटा, ये होगा हमारा क्या? 90 डिग्री, है ना बेटा? और कहोगे कि नॉर्मल और फ्रिक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया बेटा, है ना, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बेटा? और इस कांटेक्ट और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना बेटा, ये हमारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा? तो डायग्राम में देख के बताओ कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए एफ सी बराबर स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना बेटा? ठीक है? तो क्या कहोगे बेटा? मोर देन इक्वल टू एन। अगर नॉर्मल जीरो हो जाए बेटा, अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो नॉर्मल के बराबर, और बाकी सारे सीन में नॉर्मल से बड़ा, है ना बेटा? और फ्रिक्शन से तो बड़ा होगा ही होगा बेटा, है ना? अब क्या कहोगे? जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, है ना, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये क्या है? देखो बेटा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बेटा tan लैम्डा इक्वल टू F बाई एन। देख पा रहे होगे? कांटेक्ट फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया बेटा, और ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है बच्चा? लिख लो इसको। You are looking too cool today. Thank you, Suhel.
एनएलएम की एचएलपी में डाउट है? हाँ गर्वित, सोचा तो मैंने है कि करूंगा। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है ऐसा है कि लोग पैक करके भेजने वाले गड़बड़ किए हैं। हो गया बच्चा? ओके बेटा, चलो आगे देखिए बेटा। हाँ, एफ फ्रिक्शन है बेटा। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देखा जाए बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा कि एक रफ सरफेस पे जिसका कि म्यू एस की वैल्यू 0.5 बेटा और म्यू के की वैल्यू 0.4, इस पे एक बॉडी रख दिया बेटा हमने 5 किलोग्राम का। बॉडी रखा बेटा हमने 5 किलोग्राम का। हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हमने ऐसे फोर्स लगाया एफ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड फाइंड कांटेक्ट फोर्स, फाइंड कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है बेटा। ठीक है, इफ फर्स्ट पार्ट फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है बेटा, 20 न्यूटन। ठीक है, बी हमारा है फोर्स इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है बेटा, और तीसरा हमारे बी में एफ इक्वल टू, रुको, 25 कर लेते हैं, और सी कर लो एफ इक्वल टू 40 न्यूटन। बनाओ तो बेटा, बनाओ। अक्रम,
कनेक्टिंग उस्मान, अमित शुक्ला, आयुष, सृजन, अंकिता, आयुष, लक्ष्य, श्रिया, अली हैदर, उस्मान, अकरम, विकास आर्या, रिदम, भावनी, अनिकेत, सृजन, राखी, प्रणय, अमित शुक्ला, लक्ष्य, गर्वित, कनेक्टिंग, देख बेटा, सबसे पहला काम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। तो देख बेटा, नॉर्मल तो हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन, ठीक है बेटा, और हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा म्यू एस एन, तो ये हो गया 25 न्यूटन। अब कहोगे बेटा एफ के हो जाएगा म्यू के एन, ये हो गया बेटा 20 न्यूटन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में अगर कहते हो बेटा कि एफ तुम लगाया 20 न्यूटन, है ना, तो देखो बेटा अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है ना बेटा, बोलो बोलो, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बेटा ये छोटा है ना, ठीक है। तो बताओ बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, बॉडी मूव करेगा या नहीं बच्चा, नहीं ना बेटा, इसका मतलब बेटा एक्सीलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, बोल बच्चा, स्टैटिक हो जाएगा, है ना बेटा। और बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा उस्मान, 20 न्यूटन, बिल्कुल सही कहा, बोल बच्चा, ठीक है ना। तो अब देखो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये देखो बेटा 50, ये देखो 20, तो ये हो गया बेटा 10 रूट 29 न्यूटन, बोल बच्चा, हो गया 10 रूट 29 न्यूटन बेटा ना। और कहोगे कि tan लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, तो ये हो गया 2/5, 20/50, ठीक है। अब आ जाओ बी वाले पार्ट में,
तो देखो बच्चा बी वाले पार्ट में फोर्स हमारा है बेटा 25 न्यूटन, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि बॉडी हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स लगा दिया हमने, है ना। तो अभी भी क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो स्टैटिक होगा और वो 25 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा, है ना बेटा। तो अभी हमारा देखो कितना आ गया, अभी हमारा हो गया बेटा कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू स्क्वायर रूट नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 25 √5 न्यूटन। अब कहता है बेटा टेन लैम्डा कितना हो जाएगा, देखो टेन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो कहोगे फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, ये हो गया बेटा हाफ। अब देखो सी में जब फोर्स लगा दोगे बेटा 40 न्यूटन, तो लिमिटिंग से बड़ा हो गया ना, लिमिटिंग से बड़ा हो गया, इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बॉडी स्लाइड करेगा बेटा, बॉडी स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा बेटा ये हो जाएगा काइनेटिक और वैल्यू उसकी हो जाएगी बेटा 20 न्यूटन। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 10 √29, है ना बेटा। और 10 लैम्डा इक्वल टू कितना बेटा, 10 लैम्डा इक्वल टू एफ बाई एन दैट इज इक्वल टू फिर से 2/5, है ना, लिख लो। हर्ष ऑफिस से फोन कर बच्चा, वहीं से पता लग पाएगा बेटा, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उस्मान बोल रहा है कि आप कुछ करिए कोरोना का, मैं क्या करूं कोरोना का यार, खुद में परेशान हो गया, ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के मैं ही बोर हो गया यार। ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के एकदम बोर हो गया, कंप्यूटर को और मोबाइल को पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं भी। सुबह शाम 7 घंटे 8 घंटे रोज कंप्यूटर को ही पढ़ा रहा हूं मैं। उस पर टेंशन लगा दूं। चलो देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी एक इंक्लाइन सरफेस पे है बेटा 37 डिग्री पे, है ना। ये बॉडी रख के छोड़ दिया, सवाल कहता है द बॉडी 2 kg का है बेटा, द बॉडी डिडंट स्लाइड, है ना बेटा। बॉडी को रख के छोड़ दिया तो स्लाइड नहीं किया, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड
कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा, निकालो तो। हाँ यार, ऑनलाइन में कहाँ मजा आता है, बोर तो लगता है। लक्ष्य बोल रहा है कि इस दोस्त की शक्ल भी नहीं देखी। सबका वही हाल चाल है भाई। शिवम शर्मा, हमारे पार्टिसिपेंट मोदी जी हैं। तो पकड़ो मोदी जी को, मोदी जी को पकड़ो। आंखें दर्द होती है, होता होगा बेटा, बिल्कुल होता होगा, मैं भी समझता हूँ। अमित शाह के पॉजिटिव आने के बाद मोदी जी टेंशन में है। अब मोदी जी का नंबर है क्या? अकरम का आया आंसर, नवदीप का आया आंसर, उस्मान का आंसर आया, मोदी जी हैंड रेस किए हैं, हटा लिए मोदी जी। ए वाले में FS20 क्यों है बेटा? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है ना अंकित, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बच्चा। बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। आयुष, लुभावनी, अली हैदर, इन लोग का आंसर आया। गलत या सही नहीं पता मुझे अभी। संदीप, दीप्ति, वैष्णवी, विकास आर्या, अमित शुक्ला, PS, प्रियांशी आचार्य, करण। राखी प्रजापति, करण, विकास रावत। किए जाओ, किए जाओ।
चलो देखो बच्चा मैं करता हूं, देखो बेटा इसका अगर एफबीडी बनाए तो देख बेटा एफबीडी में ये एंगल 37, ये बॉडी 2 किलोग्राम, तो ग्रेविटेशनल हो गया बेटा 2g, है ना। अब देखो बेटा ऐसे हो गया हमारा नॉर्मल, और ऐसे हो गया बेटा फ्रिक्शन, है ना। अब खुद सोचो कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है बेटा कांटेक्ट, है ना। नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है बेटा कांटेक्ट, है ना। तो देखो बेटा अगर अभी हमारा 3 फोर्स है ना बेटा, 3 फोर्सेस, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट कर दूं, अगर मैं बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट करूं तो फिर कितने हो जाएंगे फोर्स, 2 हो जाएंगे ना, एक कांटेक्ट और दूसरा ग्रेविटेशनल है बेटा, तो 2 ही फोर्स है बेटा, और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स ऐसे आना चाहिए बेटा, बोल, है ना, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा बने, है ना बेटा। तो कांटेक्ट फोर्स mg को बैलेंस कर ले, तो क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू mg, है ना बेटा। तो ये हो गया 20 न्यूटन, ठीक है बेटा। और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो बेटा ये लैम्डा, तो ये भी लैम्डा, तो ये कितना 53, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 37, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, बोल बच्चा। इरेज कर रहा हूं बच्चा, अलग है बच्चा। चलो हेडलाइन तो लिखो, एंगल ऑफ रिपोज। हाँ mg को रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं बेटा, सेम आंसर आएगा। सही है बेटा, बिल्कुल। अब देख बेटा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, देख बच्चा, तो क्या क्या मान लिया मैंने, लिख रहा हूं मैं, देखो मान लिया मैंने बेटा कि एक इंक्लाइन प्लेन है ना बेटा, और इंक्लाइन प्लेन ऐसा है बेटा जिसका एंगल तुम बढ़ा सकते हो, एक घूम सकता है ना बच्चा, ये एंगल बढ़ सकता है ना बेटा। तो कहोगे देखो इस एंगल को बेटा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे एंगल पे ले आओ, इस इंक्लाइन को एक ऐसे एंगल पे ले आओ बेटा, है ना, जब ये बॉडी यहां से स्लाइड करने लगे, है ना बेटा, तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहोगे, कहोगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ, is the angle of inclination at which the body just start sliding। समझा बेटा, बॉडी हमारा जिस एंगल पे फिसलना प्रारंभ कर दे बेटा, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे, ठीक है बच्चा। तो देख बेटा अगर ये फिसलने वाला है, अगर ये बॉडी बेटा फिसलने वाला है ना, इसका मतलब इसका एफबीडी बनाया जाए बेटा। तो बताओ फिसलने वाले बॉडी पे, अब जब बॉडी फिसलने वाला है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, नॉर्मल होगा, ग्रेविटेशनल होगा और फ्रिक्शन होगा, है ना बच्चा। और अगर ये अभी फिसलने वाला है, इसका मतलब बेटा ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बच्चा, बोलो, क्योंकि ये फिसलने वाला है ना बेटा, तो यहाँ का फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा हमारा
ऐसे, ये हो जाएगा बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और क्या बोलोगे, इधर होगा क्या बेटा, इधर हो जाएगा mg साइन फाई, mg साइन फाई, है ना बेटा। कहोगे ऐसे हो जाएगा नॉर्मल, और इधर हो जाएगा बेटा mg cos फाई, ठीक है बेटा, है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग बेटा, अभी अभी क्या कर देंगे बेटा इसके लिए, इक्वेशन बोलो। तो कहोगे mg साइन फाई इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कितना बेटा, म्यू एस इंटू एन, एन कितना बेटा, तो mg cos फाई, है ना। तो देखो बेटा अभी क्या आ गया तुम्हारा, अभी आ गया tan फाई इज इक्वल टू म्यू एस, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, समझा बेटा, समझा ना, ठीक है। तो अगर इस एंगल को मैं कहूं बेटा थीटा, थीटा हमारा ये क्या एंगल है, एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है। तो अगर मैं कहूं बेटा इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना बेटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा जो है बेटा ये फाई से कम हो, है ना, या इक्वल टू फाई भी चलेगा बेटा, ठीक है। तो क्या कहोगे, द बॉडी डू नॉट स्लाइड, है ना बेटा। अगर किसी ऐसे इंक्लाइन पे रखोगे जहां एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। और अगर थीटा बेटा फाई से बड़ा है बेटा तो क्या कहोगे, द बॉडी स्लाइड्स डाउन, है ना बेटा, बॉडी ये फिसल के गिर जाएगा, है ना बच्चा। इक्वल टू भी चलेगा, दोनों में चलेगा इक्वल टू, लिख लो। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किधर भी दे सकते हो बेटा, किधर भी, वो बीच का एंगल है, डायरेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट बेटा अभी। थीटा इक्वल टू फाइव हो गया तो कौन सी कंडीशन, बोनी बेटा वो क्रिटिकल है, दोनों में आएगा बच्चा, है ना। कहेंगे इस एंगल तक वो स्लाइड नहीं करेगा, या कहोगे बेटा इस एंगल के बाद वो स्लाइड करेगा। सर इक्वल डॉन के साथ कैसे हो सकता, दोनों के साथ कैसे हो सकता है बेटा, क्रिटिकल का मतलब यही ना होता है बेटा, दोनों में आएगा। वैष्णवी बोलो।
सर सर हमें ये पूछना था, जो ये एंगल ऑफ रिपोज है सर, उसे एक ही डायरेक्शन में ही तो बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि ये जो इंक्लिनेशन वाला प्लेन है उसको नीचे की साइड बढ़ाते चले जाएं। नीचे की तरफ बढ़ाएं, सर वही हम कह रहे हैं, नीचे थोड़ी बढ़ा इससे सकते, फर्क मतलब नहीं पड़ता है बेटा। जैसे मान ले, सपोज कर, जैसे मान ले तू एक फोल्डिंग बेड पे सोई हुई है, ठीक है, यस सर। और मान लो एक तरफ से आपने क्यों उठा ले बेड को, है ना, यस सर। थोड़ा सा एंगल होगा तो गिरोगी नहीं, गिरोगी ना बेटा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है, एक ऐसा एंगल आएगा कि तुम फिसल के गिर जाओगे नीचे। यस सर। सुन रही हो? यस सर। तो बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर से उठाता है, यस सर। किधर से भी उठाए उतना एंगल हो जाएगा तो तुम गिर जाएगी, है ना। ओके सर। हम्म। चल बेटा आगे देखें। देखो बेटा, हर कंडीशन में तुम्हें चेक करना है कि बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं, पहला क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। पहला क्वेश्चन है कि इंक्लाइन प्लेन है बेटा, इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल तुम्हारा दिया है 37 डिग्री। इस पे रखा बेटा ब्लॉक, चल छोड़ो, इस पे रखा बेटा ब्लॉक, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है बेटा कि एंगल जो है बेटा ये है 30 डिग्री, है ना बेटा, और म्यू जो हमारा है वो है √3, ठीक बेटा। बी ऑप्शन में एंगल है बेटा 50 डिग्री, और म्यू तुम्हारा है बेटा, म्यू हमारा है 1, ठीक है बेटा। सी वाले केस में एंगल है बेटा, एंगल है 60 डिग्री, और म्यू इक्वल टू है बेटा 1.6, ठीक है। बोलो किसमें बॉडी स्लाइड करेगा, किसमें बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, करो बच्चा। सबका आंसर देख रहा हूं मैं, कमेंट नहीं कर रहा, बनाते जाओ। शिवम, रिदम, राखी, दीप्ति, दक्ष, शिवम, अनिकेत,
दीप्ति, करण, प्रियांशी, वैष्णवी, मयंक, अमित शुक्ला, कनेक्टिंग, लक्ष्य, लुभावनी, सृजन, सुहेल, करण, आयुष, अंकिता, विकास, उस्मान, प्रणय। देखो बच्चा, देखो मैं करता हूं फर्स्ट वाले के लिए। देखो बेटा, फर्स्ट वाले के लिए क्या बोलेगा, tan फाइव इक्वल टू √3। इसका मतलब बेटा फाइव हमारा आ गया 60 डिग्री, है ना बेटा, और एंगल हमारा है बेटा 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा क्या है बेटा, 5 से कम है। इसका मतलब स्लाइड नहीं करेगा बेटा, बोलो। पहले में क्या कहोगे, नो स्लाइड, स्लाइड नहीं करेगा बेटा। बी वाले में देखो, बी वाले में मी हो बेटा 1। इसका मतलब कहेंगे हम लोग tan फाइव इज इक्वल टू 1। सो फाइव आ गया बेटा 45 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे, फाइव हमारा 45 है बेटा, और एंगल है 50 डिग्री। थीटा है बेटा हमारा 5 से बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे विल स्लाइड। ठीक है बेटा। सी वाले में देखो, म्यू बेटा 1.6 है ना। तो देखो बेटा tan फाइव जो हमारा है, ये tan फाइव 1.6 है ना बेटा। लेकिन इसका तो वैल्यू पता नहीं हम लोग को, है ना, तो इसको छोड़ दो। पहले इसको सोचते हैं, tan 60। तो tan 60 कितना होता है बेटा, तो कहोगे tan 60 होता है √3, है ना बच्चा। tan 60 होता है √3, और √3 का मतलब हो गया 1.732। अब क्या दिख रहा है बेटा, tan थीटा जो है वो tan फाइव से बड़ा है ना बेटा, बोलो। tan थीटा की वैल्यू tan फाइव से बड़ी है ना। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 5 से बड़ी है ना। इसका मतलब क्या होगा, बोलो। इसका मतलब होगा बेटा विल स्लाइड, है ना। तो सेकंड और थर्ड में स्लाइड करेगा, फर्स्ट में स्लाइड नहीं करेगा, है ना बच्चा, समझ गया। अब देखो बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बेटा, है ना। देखो बेटा, कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is an index of, is an index of measurement of number of interlocking of unevenness of the contact surfaces। समझा बेटा। देख बेटा, कोई भी सरफेस जो होता है बेटा, कोई भी सरफेस जो होता है, ये उसमें रुखड़ापन होता है ना बच्चा, खुरदरापन होता है ना। उसका जो रुखड़ापन है बेटा, है ना बेटा, जो रुखड़ापन है, एक का रुखड़ापन और दूसरे का रुखड़ापन एक दूसरे में बेटा फंस जाता है ना। तो आपस में जो उनका रुखड़ापन, खुरदरापन जो फंस जाता है बेटा, है ना, जो इंटरलॉक हो जाता है ना, उसी के संख्या पे निर्भर करता है क्या, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
है ना बेटा। नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग अगर ज्यादा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, है ना बेटा। यूं समझ लो अनइवन सरफेस, ये सब अनइवन खुरदरापन उसका बेटा ऐसे आएगा बेटा, तो कहीं कहीं ये फंसेगा ना, बोलो, ये कहीं कहीं इसका और रुखड़ापन ऐसे फंसेगा ना बेटा। तो जहां जहां ये फंसेगा, जितना वो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग होगा बेटा, उतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चे, बात समझाना। आगे देख बेटा, देख बेटा, अगर तुम किसी बॉडी को कहते हो कि कोई सरफेस के साथ कोई बॉडी हमारा कांटेक्ट में है, तो तुम कांटेक्ट ऐसे दिखाया करते हो डायग्राम में, डायग्राम में कांटेक्ट ऐसे दिखाया करते हो ना बेटा, ठीक है। अनइवननेस है बच्चा, वो अनइवननेस, अनइवन के साथ ई डबल एस है। अब देखो बच्चा, ए सरफेस जो है बेटा, इस सरफेस को अगर तुम जूम करके देखो, है ना बेटा, ये सरफेस को अगर तुम जूम करके देखो, है ना, तो कैसा दिखेगा तुमको, ये सरफेस दिखेगा बेटा ऐसा, है ना, और ऊपर से आया कांटेक्ट में तो ऐसा, बोलो ऐसा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या दिख रहा है, कहीं कहीं पे ये सरफेस कांटेक्ट में है और कहीं कहीं ये कांटेक्ट में नहीं है बच्चा। बात समझ रहे हो, थोड़ा बड़ा दिखाता हूं, देखो इस कांटेक्ट सरफेस को, इस कांटेक्ट सरफेस को बेटा अगर देखोगे तो सरफेस कैसा होगा, ऊपर खाबड़ होगा ना बेटा, ऐसा, है ना। ऊपर का सरफेस जो आएगा, जो उसके कांटेक्ट में आएगा बेटा, है ना, वो कहीं कहीं यहाँ फंसेगा बेटा, कहीं कहीं यहाँ फंसेगा, बोलो, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे सरफेस लॉक हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस लॉक हो जाएगा, बोलो, है ना। तो ये सब जो कांटेक्ट है बेटा, ये एक्चुअल कांटेक्ट है, और जबकि ये क्या है, फिजिकल कांटेक्ट, जो बाहर से तुमको दिखता है। ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन do not depend upon टोटल एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना बेटा। जो टोटल एरिया है बेटा उस पे डिपेंड नहीं करता, है ना, ठीक है। बट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना बेटा। जो वास्तविक का कांटेक्ट है, जो वास्तविक कांटेक्ट है बेटा, उस पे डिपेंड करता है, लेकिन इस टोटल पे डिपेंड नहीं करता, है ना। और फैक्ट बात यह है बच्चा कि ये तो कभी हम मेजर ही नहीं कर सकते, है ना। तो क्यों पूछे एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो तुम ये वाला एरिया समझना, ये वाला एरिया मत समझना, है ना बेटा। कहना इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इस एरिया पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ये एरिया मेजर करने के लायक है नहीं है बेटा, इसको हम लोग बात नहीं कर सकते इसके बारे में, ठीक है। अब देखो बच्चा आगे, अब देख बच्चा अगला पॉइंट सुनना बेटा ध्यान से। मान लो यूं कहूं बेटा कि तुम्हारे घर में कोई लोहे का अलमीरा हो बेटा, भारी वाला अलमीरा, लोहे वाला अलमीरा है बेटा। उस लोहे के अलमीरा को घर के किसी कोने में, उस लोहे के अलमीरे को बेटा घर के किसी कोने में रख के छोड़ दो, है ना। जब काफी दिनों तक रख के छोड़ देते हो बेटा, तो क्या महसूस करते हो कि उसके सरफेस में कोई निशान सा बन गया है, बोलो बच्चा, ऐसा होता है कि नहीं। जमीन पर कोई निशान सी बन जाती है ना बच्चा। अब जमीन पर बेटा कोई निशान अगर बन गया, इस बात का क्या मतलब है कि उसने सरफेस को डिफॉर्म कर दिया, सरफेस को डिफॉर्म कर दिया प्रेशर की वजह से, बोलो, है ना बेटा। और अगर कहूं कि मान लो उसी अलमीरे को अगर तुम हर दिन उसके जगह को बदलते रहो, उसके पोजीशन को बदलते रहो, तो निशान नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बेटा वहां डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा, इतना कम कि पता ही नहीं चलेगा, बोलो बच्चा। ये बात समझ में आती है ना, बोलो। अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन चाहिए बच्चा तो क्या करना पड़ेगा,
एक तो फोर्स लगाना पड़ेगा और उसको दबा के रखना पड़ेगा। दबा के कुछ देर रखोगे तब जाके आएगा बेटा डिफॉर्मेशन। बोलो, बात समझे ना? जैसे लोहे की एक छड़ को, लोहे की एक पतली छड़ को ऐसे मोड़ के रखोगे कुछ देर तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन वही छड़ को ऐसे दीवार पे एक बार मारो तो देखोगे बेंड बहुत कम होगा या नहीं होगा। बोलो, राइट ना बच्चा? तो इमेजिन करो, ये एक रफ सरफेस बच्चा, ये एक रफ सरफेस और ये भी बेटा एक रफ सरफेस। ये सरफेस यहां से ऐसे आया बेटा, है ना, और ये सरफेस इसके ऊपर रह गया। तो इसके ऊपर सरफेस अगर रह गया बेटा तो क्या होगा? वेट की वजह से ये दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा और सरफेस पूरा पैक हो जाएगा, है ना? इसका मतलब अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है बच्चा, है ना, तो वजन की वजह से ये दबता जाएगा बेटा और पैक हो जाएगा। बोलो, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में जब रेस्ट में होगा बच्चा, है ना, तो एक दूसरे को डिफॉर्म करने का ज्यादा समय मिलेगा, है ना बच्चा? और डिफॉर्म करने का समय जब ज्यादा मिलेगा तो वो एक दूसरे को ज्यादा डिफॉर्म करेंगे, है ना बेटा? उनके अनइवननेस में इंटरलॉकिंग उतना ही ज्यादा होगा। बोलो, ये बात समझे ना? तो सरफेस अगर रेस्ट में होगा बेटा तो सरफेस में ज्यादा डिफॉर्मेशन की वजह से बच्चा ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, है ना? लेकिन सरफेस स्लाइड करता रहेगा तो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कंपेरेटिवली कम होगा। इसलिए कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चा, बात समझ गए? क्या कहोगे? इन केस ऑफ वन सरफेस, इन केस ऑफ वन सरफेस, एक कोई सरफेस, है ना बेटा, स्लाइडिंग ऑन एनदर, जब दूसरे पे वो स्लाइड हो रहा होगा, है ना बेटा, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग इज कंपेरेटिवली लेस, है ना बेटा? क्या होता है? कम होता है ना? हेंस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं म्यू एस इज मोर देन म्यू के। समझा बेटा? इक्वल टू, रेयरली, ज्यादातर केस में म्यू एस बड़ा म्यू के छोटा। ठीक है बच्चा? अब देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट, सुनना बेटा ध्यान से। देखो बेटा, अगर मैं कहूं एक ऐसा सरफेस, है ना बेटा, और एक कहूं ऐसा सरफेस, पहला कांटेक्ट, दूसरा केस देखो, ऐसा सरफेस और एक ऐसा सरफेस। ठीक है बेटा, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट और इन दोनों का बेटा आपस में कांटेक्ट। बोलो तो ज्यादा इंटरलॉकिंग कहां होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? है ना बेटा? सेकंड में इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा ना। इसका मतलब अगर सरफेस एक जैसे हुए तो फंसने की संभावना ज्यादा है ना बच्चा? बोलो, ये बात समझते हो ना बेटा? तो क्या कहोगे अगला पॉइंट? कहोगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रीच्ड टू ए हायर वैल्यू, है ना बेटा? उसको ज्यादा वैल्यू तक ले जा सकते हो, उसको ज्यादा वैल्यू तक ले जा सकते हो, है ना बेटा? इफ दे आर ऑफ सेम मटेरियल, है ना बेटा? दोनों का मटेरियल अगर एक जैसा हुआ बेटा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा पा सकते हैं हम लोग, है ना बेटा? लिख लो।
बेटा दीप्ति, अगर मैंने कहा रीच्ड का मतलब ये होता है बेटा, अगर तुम चाहती हो कि दो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, तो सरफेस अगर एक जैसे होंगे तो संभावना ज्यादा है बच्चा। ठीक है, मटेरियल, सेम मटेरियल। देख बच्चा आगे, देख बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो लिमिट थ्योरेटिकली, है ना बेटा, समझे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का थ्योरेटिकली कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 10 20 50 100, थ्योरेटिकली वो कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। पॉजिटिव वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है बेटा, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, एक्सेसिव स्मूदेनिंग, है ना बेटा, सरफेस को ज्यादा घिसना, है ना बेटा, एक्सेसिव स्मूदेनिंग में इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा। क्या होता होगा गेस करो, एक्सेसिव घिसने से बेटा दोनों के सरफेस जब एक जैसे होने शुरू हो जाएंगे तो ज्यादा एंगेजमेंट होगा बच्चा, है ना। ये तो समझते ही हो कि परफेक्टली सरफेस कभी भी फ्लैट नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी सरफेस मेड ऑफ एटम ना बच्चा, तो सरफेस कभी भी परफेक्ट फ्लैट तो हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं बेटा, प्रेशर बाई बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, सज्जन सही एग्जांपल दिया, ग्लास, लिख लो बेटा। तो चलो बच्चा आगे डिस्कस करते हैं, होमवर्क क्या दिया था कोई बताओ। होमवर्क क्या दिया था बेटा? कॉन्सेप्ट खत्म, फ्रिक्शन चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, थ्योरेटिकली खत्म। दो आइस ब्लॉक में ज्यादा फ्रिक्शन क्यों होता है, पढ़ लो, यहाँ पे वही लिखा था पॉइंट मैंने। दो वजह है बेटा, वाटर वाटर मिल जाएगा ना, वाटर वाटर मिल जाएगा तो ज्यादा होगा बेटा, है ना। आगे शुरू होगा वर्क एनर्जी पावर, एलएम में कहां से करना है डिस्कस, बोलो। एक्सरसाइज 3 4 पॉइंट अगेन, 3 4 पॉइंट अगेन, ये दोनों बच्चा, अरे आसान चैप्टर है यार, ना टेंशन लो। नो तो कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कनक बात हैंड रेज करो, कनक हैंड रेज करो। बोलो बच्चा। सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो थोड़ा जोर से बताओ, बोल बेटा, आवाज नहीं एकदम नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है आवाज। वो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। कौन सा थर्ड पॉइंट? हाँ, थर्ड फोर्थ। जो लिखा है, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो लिमिट। देख बच्चा, एंगल ऑफ रिपोज में क्या पढ़े बेटा हम लोग, tan phi इक्वल टू म्यू। तो देखो बेटा, अगर मान लो ऐसा हो सकता है ना, किसी बॉडी को रखे इंक्लाइन पे और बहुत ज्यादा सरफेस रफ हो बेटा, तो ज्यादा एंगल करने के बाद ही बॉडी स्लाइड ना करे,
हो सकता है ना। देख बच्चा, म्यू की वैल्यू अगर tan phi है, और तुम जानती है tan phi tan eta जो होता है बेटा, उसका रेंज 0 से इनफाइनाइट होता है ना बच्चा। तो अगर tan का रेंज 0 से इनफाइनाइट है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी रेंज हो गया 0 से इनफाइनाइट। लेकिन थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं बच्चा, है ना। क्योंकि हम समझते हैं बेटा हम लोग कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बेटा मटेरियल पे डिपेंड करता है ना बेटा, बोल। और हम जानते हैं बेटा रोज नए नए एलॉय बनते हैं। जब रोज नए बन रहा है मटेरियल, तो हम लोग प्रैक्टिकल लिमिट बोल सकते हैं क्या अभी। मटेरियल तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई नया मटेरियल बन सकता है। तो सीट निकालो एलएम की। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, लास्ट 1-2 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर क्या लिख रहे हो, पहले मुझे बता दो क्या करना मुझे डिस्कस यार। अब डाउट लिख रहे हो तुम लोग। एक पापी गुड़िया कौन है पता नहीं, मुझे बता दो क्या करना है डिस्कस। एक्सरसाइज 1 हो गया पूरा, कोई नहीं बताएगा मुझे। वैष्णवी बोल तो बच्चा। चैट बॉक्स में वही लिखा है सर, मतलब क्या चीजें आपने पूछा था ना डिस्कशन के लिए, बाकी सर मेन पार्ट 4 बाकी है और एक्सरसाइज हाँ बाकी है, बाकी हो गए हैं। अच्छा और पहले बताओ, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट है, यस सर, 2 का पार्ट 1 कंप्लीट है, यस सर पार्ट 1 कंप्लीट है। 2 का पार्ट 2 कंप्लीट है। पार्ट 2 में शायद हैं कुछ, एक या लास्ट के एक आध क्वेश्चन शायद रह गए थे, क्योंकि 3 आपने पहले बता दिया था। अच्छा 5 तो मैंने करवा दिया था, 7 भी करवा दिया ना वैसे मैंने। 7 देखो तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में, एक में नहीं 7 8 भी हो गया है। यस सर, अगर इतना कल बचा बताया भी मैंने। होगा तो 1 या 2 ही बचा होगा। मेन पार्ट 4 बचा है एक्सरसाइज 2 का और एक्सरसाइज 3। अच्छा पार्ट 3 हो गया था क्या, पार्ट 3। यस सर। ओके चलो फिर 2 का पार्ट 2 में कुछ बचा है, पार्ट 4 पूरा बचा है, एक्सरसाइज 3 बचा है ना। यस सर। ठीक चल बच्चा, ठीक निकाल, निकालो बेटा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। 8 नंबर तक कर लिया हम लोग थे, उसके आगे पूछो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा। 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, a ball of mass m suspended from 2 identical spring, each with a string constant k, undeformed length l. The ball is held in line with 2 springs as shown in the figure. When ball begins to fall, magnitude of acceleration of ball at the instant when it has fallen through a vertical displacement x. कहता है x नीचे आने के बाद, देखिए बच्चा, तो ये हमारा है बेटा 12 सेंटीमीटर, ये नीचे आ गया 5 सेंटीमीटर बेटा, तो ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर, बोलो है ना। और ये भी हमारा हो गया बेटा 13 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, अगर इसका नेचुरल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर हो गया, है ना बेटा। इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा, तो कहोगे स्प्रिंग का फोर्स लगेगा बेटा kx, और k हमारा कितना है देखो 130, ये हो गया बेटा 130 इंटू 1/100, 1.3 न्यूटन, 1.3 न्यूटन है ना बच्चा। तो इस बॉडी का बना बेटा एबीडी, तो बोलेगा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नीचे बेटा, यहाँ हो जाएगा हमारा स्प्रिंग का फोर्स, है ना बेटा। यहां से ऐसे हो जाएगा बेटा स्प्रिंग का फोर्स, है ना। अब देख बेटा, ये अगर एंगल हमारा थीटा है तो क्या लिख दोगे, mg माइनस 2fs cos थीटा इक्वल टू m है बेटा। mg कितना हो गया, तो बॉडी का मास है 250 ग्राम, तो 0.25 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 1.3 cos थीटा, इसमें कितना होगा बेटा cos थीटा, तो कहोगे बेस बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब 5/13
इक्वल टू 0.25 ए। तो ए निकाल लो बच्चा, ठीक है। 11 पूछना है, इसको 16 पूछना है पार्ट 1 का। पहले 11 देखो। 11 कहता है बेटा two particles A and B of masses 3 kg and 2 kg, है ना बेटा। कनेक्ट कर दिया लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। पार्टिकल कांटेक्ट में है, स्मूथ फेस 10 kg, है ना बेटा। अगर सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेज। एक तरफ 2 kg, एक तरफ 3 kg, है ना बेटा। और वेज का मास है बेटा 10 kg। देखो तो लेंथी क्वेश्चन है ये, देखो। देखो बच्चा, सवाल है एक तरफ 2 किलोग्राम और एक तरफ 3 किलोग्राम, है ना बेटा। और ये है 10 किलोग्राम, ठीक है बेटा। तो चल पहले हम लोग वेज की बात करें। वेज के लिए बोलोगे ये पुली हो गया, ये 10 सेंटी, ये 10 सेंटी। ब्लॉक पर बेटा ऐसे आएगा नॉर्मल N1, यहां से ऐसे आएगा नॉर्मल N2, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 10G, यहां से नॉर्मल आएगा बेटा N, ठीक है। तो देख दो, अब इस पे फोर्सेस को बेटा रिजॉल्व करो, है ना बेटा। फोर्सेस को रिजॉल्व करो, ठीक है। तो देखो बच्चा, दोनों तरफ 45 एंगल है ना, तो क्या हो जाएगा देखो। तो कहोगे इस N2 का इधर हो जाएगा कंपोनेंट N2 बाई रूट 2, इधर हो जाएगा बेटा N2 बाई रूट 2, इधर हो जाएगा बेटा N1 बाई रूट 2, ऐसे हो जाएगा बेटा N2 बाई रूट 2, है ना। तो देखो बेटा, मैंने मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है। तुम खुद देख पाते होगे कि 45 एंगल में दोनों का हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स है, तो कहोगे N1 बाई रूट 2 माइनस N2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 10A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब कहो ए का एबीडी बेटा, है ना, लेकिन वेज के रेस्पेक्ट में, है ना। तो क्या बोलोगे, वेज के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब बेटा फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल, है ना बेटा। वेज के रेस्पेक्ट में मतलब यहां ना हो गया बेटा ऑब्जर्वर, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखो बच्चा, इसका इधर एक्सीलरेशन ए है, तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे, कितना लगेगा बेटा 3A। टेंशन हो जाएगा T, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा 3G, है ना। और यहां से बेटा नॉर्मल N1, है ना। अब फोर्सेस को बेटा रिजॉल्व करो। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना 3G बाई रूट 2, इधर कितना बेटा 3G बाई रूट 2, ठीक है बच्चा। इसका कंपोनेंट इधर हो गया 3A बाई रूट 2, इधर बेटा ये भी हो जाएगा 3A बाई रूट 2, है ना बेटा। तो देखो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम होगा, क्या लिख दोगे N1 प्लस 3A बाई रूट 2 इज इक्वल टू 3G बाई रूट 2, है ना बेटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये भारी है ना बेटा मास। चलो इसका मैंने मान लिया कि इसका इस तरफ एक्सीलरेशन है बेटा B, है ना। तो क्या लिख दोगे इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगा 3A बाई रूट 2 प्लस 3G बाई रूट 2 माइनस टी बराबर 3B, इक्वेशन नंबर 3 होगा बेटा, ठीक है। अब चलो B विथ रेस्पेक्ट टू वेज,
ठीक है बेटा। अब बी की बात करें वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। देख दो इस वाले सरफेस पे, ऐसा सरफेस पे, ये हमारा है बेटा बी वाला मास, है ना बेटा। इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, ऐसे टेंशन बेटा, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे स्यूडो फोर्स, पीछे स्यूडो फोर्स, यहां से बेटा नॉर्मल N2, है ना। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करो, इसका कंपोनेंट cos 45 sin 45 सब बराबर ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2g/√2, ये भी हो गया 2g/√2। इसका कंपोनेंट ऊपर बेटा 2a/√2, इधर बेटा 2a/√2, है ना। ये नीचे आएगा b से बेटा, तो ये ऊपर जाएगा b से, है ना। इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, इसके लिए क्या लिखोगे, N2 इज इक्वल टू 2g/√2 प्लस 2a/√2। नंबर 4, ठीक है बच्चा। अब यहां से इस डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, टेंशन T माइनस 2g/√2 प्लस 2a/√2 इज इक्वल टू 2b। इक्वेशन नंबर 5 सॉल्व करो इसको, है ना बेटा। छोटा मेथड नहीं है बेटा इसका कोई, और अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं बेटा, ये तो काम करना ही पड़ेगा। 10 नंबर सवाल। तो करो। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, पहले देख लो, बराबर लिख दिया बेटा शिवम। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का 16 या पार्ट 1 का 16? पार्ट 2 में 16 तो है ही नहीं। पार्ट 2 का 16 या पार्ट 1 का? पार्ट 1 का ना। देखो भाई पहले उसे देख लो इसको, 2 पार्ट 1 का देखो भाई 16 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चा 2 पार्ट 1 का 16 क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 फ्रेम S1 S2। देख बच्चा 2 फ्रेम मान लो, एक S1 और एक S2। द ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2। ग्राफ में देखो क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2। ये वेरिएबल ना है बेटा, वेलोसिटी वेरी कर रहा है ना, ग्राफ दिया है ना, स्ट्रेट लाइन स्लोप, है ना बच्चा। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2 इज नॉट जीरो, है ना बेटा। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ S1 इज नॉट इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ S2। बोल बच्चा, है ना, दोनों का बराबर नहीं है। इसका मतलब कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, है ना बच्चा। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का जीरो एक्सीलरेशन हो? ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चा। इसका दोनों इनर्शियल फ्रेम हो, ये संभव नहीं है। समझ गया ना, दोनों का स्यूडो फोर्स जीरो हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, आगे चलो 10 नंबर देखो। अब नहीं, इतना पीछे मत ले जाओ, खुद सोचो। हर क्वेश्चन थ्रू बताऊंगा बेटा, उसमें एवरी क्वेश्चन बता पाना संभव है? एक तुम इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो बच्चा, इतना बताता हूं तो और ज्यादा पूछते हो फिर तुम लोग। उससे भी सोचो बेटा कैसे कुछ कम करें डाउट तुम लोग, अपना सोल्यूशन भी दिया होता है ना, उसका भी हेल्प लो। देखो 10 नंबर में, ए बीड ऑफ मास m is fitted onto a rod of length 2l and can move out in without friction. At the initial moment, the bead is in the middle of the rod. कहता है बेटा एक रॉड मान ले, एक रॉड की लंबाई 2l है,
इधर एल इधर एल, ठीक। At the initial moment, B is hit in the middle of the rod. The rod moves translationally in a horizontal plane with an acceleration a. ये इधर मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a से, ठीक, फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द रॉड। इसका एंगल बन रहा है अल्फा, और रॉड हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है रॉड, इसलिए mg का यहाँ कोई यूज नहीं है, ठीक। फाइंड द टाइम व्हेन द बीड लीव्स द रॉड, कितने समय के बाद बीड रॉड से बाहर निकल जाएगा। तो देख बच्चा, इसको बना दिया ऑब्जर्वर, तो नो इनर्शियल फ्रेम हो गया। नो इनर्शियल फ्रेम हो गया तो स्यूडो फोर्स लगेगा, तो कहोगे स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा पीछे, कितना, एम ए, है ना बेटा। इस स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ ये बेटा एम ए कॉस अल्फा, और एक इधर की तरफ एम ए साइन अल्फा, और ऐसे लग जाएगा बेटा नॉर्मल। तो इस नॉर्मल की वजह से ये बीड ऐसे मूव नहीं कर सकता, लेकिन इस फोर्स की वजह से ऐसे मूव तो कर सकता है। तो यहाँ जो बी आया वो क्या आया, तो कहोगे एम ए कॉस अल्फा बाई एम, तो ये हो गया बेटा ए कॉस अल्फा। तो कितनी दूरी निकलनी है, डिस्टेंस है बेटा एल, बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हाफ बी टी स्क्वायर। अब टी निकाल लो, ठीक है बेटा। सोचो कितना आसान सवाल था। अरे बेटा हॉरिजॉन्टल रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड में एमजी मूव करा पाएगा क्या, एमजी है कोई पार्टिसिपेशन नहीं। पार्ट 3 में आ जाओ, 1 से 5। पार्ट 3 में 1 से 5, 6 से 10, 6 हो चुका है, हो चुका है, हो चुका, ठीक, याद आ गया। पार्ट 3 हो चुका है डिस्कस ना। पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 में फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, देखना। कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है, देखो। देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2 में कहता है ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम start to move with a velocity 2 meter per second square, 2 meter per second, smooth long plank 10 किलोग्राम, फोर्स लग रहा है उस पे 10 टी। तो देख बच्चा, ब्लॉक की बात करो तो कहोगे ब्लॉक का हमारा वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू टाइम 2t, क्योंकि उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। प्लैंक के लिए, प्लैंक के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास इज इक्वल टू टी। ये हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो डीवीपी बाई डी टी इक्वल टू टी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लैंक टी स्क्वायर बाई 2, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगा, डी एस प्लैंक बाई डी टी, इसका मतलब एस प्लैंक इज इक्वल टू टी क्यू बाई 6। यहां लेके इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब तुम खुद से बनाओ बाकी। कॉम्प्रिहेंशन 3 हो गया, नहीं पूछना किसी को, पूछना है कॉम्प्रिहेंशन 3। देखो बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 3 में कहता है बेटा an object of mass m is suspended in equilibrium using a string of length L and a spring having a spring constant K. K की वैल्यू 2 mg by L से छोटी है, K की वैल्यू 2 mg by L से छोटी है, इसका मतलब K L by 2 mg से छोटा है, ठीक है। अब देखो, अब कहता है इस सवाल में स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L by 2 है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L by 2 है बेटा,
इसका मतलब इलोंगेटन। इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है बेटा इलोंगेशन कितना दिया हुआ है, L/2। तो स्प्रिंग का फोर्स KL/2 हुआ बेटा, बोलो, है ना। और KL/2 का वैल्यू mg से छोटा है। इसका मतलब इस सवाल में जो स्प्रिंग है बेटा, है ना, ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है बेटा Fs, है ना। और ये अकेले mg को नहीं संभाल सकता। इसका मतलब जो रस्सी होगा बेटा ये भी टाइट रहेगी, है ना। कुछ पोर्शन, कुछ फोर्स टेंशन संभालेगा, कुछ पोर्शन स्प्रिंग संभालेगा। तो कहता व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो कहता बोलो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो क्या कहोगे, T प्लस Fs बराबर mg। तो T बराबर mg माइनस Fs, mg माइनस Fs, इसका मतलब mg माइनस KL/2। दूसरा नंबर, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग काट दोगे, स्ट्रिंग काट दोगे तो टेंशन गायब हो गया, टेंशन गायब हो गया तो क्या बचा, तो कहोगे mg माइनस Fs बराबर ma। Fs पुट करो, a निकालो। व्हाट हैपेंस इफ k मोर देन 2 mg by l। 9 नंबर में अगर KL/2 mg से बड़ा हो, अगर KL/2 mg से बड़ा होगा तो ये स्प्रिंग mg से बड़ा हो गया, मास खींच लेगा ऊपर, मास ऊपर खींच लेगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी ढीली हो जाएगी, इसका मतलब स्प्रिंग अकेले वेट को संभाल लेगा और इलोंगेशन L/2 से कम हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही सवाल ही है बेटा, तू क्या लिख रहे हो, देखो एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 क्या, पार्ट 1 में पहला सवाल, ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला y बराबर kx स्क्वायर, है ना। तो कहता है बेटा स्टेज एट द लोवेस्ट पॉइंट, एक्सीलरेशन a से एक्सीलेट किया तो कहां पे ठहरेगा, है ना। तो देख बच्चा, ये पैराबोला, इसको a से एक्सीलेट किया, इसी पे खड़े हो जाओ, इसी पे खड़े हो जाओगे तो इस बीड पे पीछे लगेगा स्यूडो फोर्स और कहोगे स्यूडो फोर्स की वजह से यहां आ गया, तो स्यूडो फोर्स हो गया ma और ये हो गया mg और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करो, इसका कंपोनेंट mg sin थीटा, इसका कंपोनेंट ऊपर ma cos थीटा होगा रे, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू a/g, है ना। और अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो tan थीटा क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, और अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो ये dy/dx होना चाहिए बच्चा, है ना। अब आगे तुम खुद से करो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में दूसरा सवाल, 2 पार्ट 2 में देख बच्चा, 2 पार्ट 2 में, 2 पार्ट 2 में कहता है फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमारा है बेटा F इक्वल टू F0 e टू द पावर माइनस bt। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाय मास F0 बाई m e टू द पावर माइनस bt, ये हो जाएगा dv/dt। सो dv इक्वल टू F0 बाई m e टू द पावर माइनस bt dt, इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से t, v इक्वल टू F0 बाई mb 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt। तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा आंसर, ग्राफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पार्टी में फर्स्ट बताने के लायक नहीं है बेटा, है ना, खुद से बनाओ।
सिंपल A1 A2 निकालो, वेक्टर में निकालो, A1 A2 को वेक्टर में निकालो, आई कैप जे कैप में, और रिलेटिव मोशन लगाओ। आगे चलो, होमवर्क देखो, होमवर्क। होमवर्क के लिए फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो 1 का पार्ट 1 पार्ट 2। 3 में हिंट चाहिए। 3 में हिंट ये बेटा कि रिजल्टेंट फोर्स mg लगेगा और एयर रेजिस्टेंस नीचे लगे, दोनों फोर्स ऐड करो बराबर ma करो। अब a को लिखो dv अपॉन dt, a को लिखो dv अपॉन dt, यही हेल्प है इसमें। चलो बाय बच्चों अभी के लिए।